अरे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पेज 34 कहानी नमक का दरोगा, लेखक मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी को पढ़ेंगे और इस पर आधारित कार्यपत्रक देखेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बात उस समय की है जब नमक का नया दफ्तर बना था। कुदरत द्वारा बनाई गई वस्तु का इस्तेमाल होना बंद हो गया था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। अफसरों को रिश्वत मिलती थी। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा बनना चाहते थे। वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी वंशीधर भी इन सब बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। वंशीधर के पिता अनुभवी थे। कहने लगे, बेटा, घर की हालत देख रहे हो, कर्ज से दबे जा रहे हैं। लड़कियां हैं, यह घास फूस की तरह बढ़ती ही जाती हैं। मैं तो सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ, पता नहीं कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मुखिया हो। नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। नज़र चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम देखना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। महीने में तो तनख्वाह मिलती है, पर वह तो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है, जिससे प्यास बुझती है और बरकत होती है। इन सब बातों की गांठ बांध लो। किस्मत से वंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई। जाड़े की रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वंशीधर को यहाँ आए थोड़ा ही समय हुआ था। वंशीधर ने अपनी साख बना ली थी। कुछ ही क्षणों में नदी के बहाव की तरह गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। सब उठ खड़े हुए। जरूर कोई गड़बड़ है। जल्दी से वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठ पुल के पास जा पहुँचे। वंशीधर ने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? पंडित अलूपदीन की। कौन अलूपदीन? दातागंज के जाने माने जमींदार। लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। गाड़ियों में नमक के बोरे थे। कुछ गाड़ीवान अलूपदीन के पास गए और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी बोले, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अलूपदीन ने नए नमक के दरोगा वंशीधर से कहा, बाबू जी, कहिए, हमसे कौन सी भूल हो गई कि आपने हमारे गाड़ियाँ रोक दी? वंशीधर सख्ती से बोले, यह सरकार का हुक्म है। वंशीधर ईमानदार था। कड़क कर बोले, मैं नमक हराम नहीं हूँ जो अपना ईमान बेचते रहते हैं। मैं कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। जमादार बदलू सिंह, जी हुजूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। पंडित जी ने 40,000 तक के पेशकश कर दी, लेकिन वंशीधर नहीं पहुँचे। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। अलूपदीन हथकड़ियाँ लगाते ही बेहोश होकर गिर गए। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सब टीका टिप्पणी करने लगे, जिसमें दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले दूधिया, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार अलूपदीन के सिर झुकाए अदालत की ओर चल दिए। अलूपदीन साम दाम दंड भेद नीति सब में माहिर थे। मुकदमा शुरू हुआ। बहस हुई, लेकिन जज साहब ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जज ने कहा, पंडित अलूपदीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। वंशीधर को आज महसूस हुआ कि संसार में न्याय, ईमानदारी सब ढोंग है। वंशीधर के घर पहुंचते ही बूढ़े मुंशी बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। माँ बाप
को बड़ा दुख हुआ। उनकी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन बीत गए। सांझ के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, सुंदर बैल गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे हुए थे। गुरु मुंशी देखते ही दौड़े। बोले, पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मुंह पर कालिक लगी हुई है, लड़का निकम्मा है। अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। वंशीधर समझ गए कि वह मुझे लज्जित करने आया है। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए। मैं सत्य, ईमानदार और धर्म से जकड़ा हुआ हूँ। अलोपदीन ने एक मोहर लगा हुआ दस्तावेज निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए उन्हें हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया। अलोपदीन ने कलमदान से कलम निकाली और हस्ताक्षर करने को कहा। पंडित जी बोले, ईश्वर तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला गुस्सैल, धर्म की रक्षा करने वाला और कठोर दरोगा बनाए रखे। कांपते हाथों से उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपदीन ने खुशी से वंशीधर को गले से लगा लिया। तो यह एक कहानी थी जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा नमक का दरोगा लिखी गई है। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यह नमक के दरोगा वंशीधर और एक अलोपदीन, पंडित अलोपदीन जो पैसे से समृद्ध थे, उनके बीच एक संवाद है। अब इसमें कार्यपत्रक 1 है। पहला है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो आपकी कक्षा में जो भी शिक्षक आपको श्रुतलेख में बोलें, यहाँ पर जितने भी वाक्य बोले उन्हें लिख लीजिए। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 2। रेखांकित वाक्यों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। यहाँ पर लिखा है, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने ऐन मौके पर मना कर दिया। अब इसमें 4 दिए हैं वाक्य, तो इसमें सही होगा अंगूठा दिखाना। दूसरा है अगर मगर करना। तीसरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और चौथा है आंखों में धूल झोंकना। तो इसमें होगा अंगूठा दिखाना। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, आप लिख लेना। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, अंगूठा दिखा दिया। तो ये वाक्य आप नीचे लिख दीजिए। अगला है तुम समझदार बनो। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अच्छा नहीं। इसके 4 ऑप्शन हैं। 420 होना, बाल की खाल निकालना, तिल का ताड़ बनाना और लकीर का फकीर होना। तो इसे हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसका सही है तिल का ताड़ बनाना। तुम समझदार हो, साधारण बात को तिल का ताड़ मत बनाओ। यहाँ पर आप लिख दीजिए। तीसरा है हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती है। पहला, अपना उल्लू सीधा करना। दूसरा, आँख मूंद कर विश्वास करना। तीसरा, आँखों में रात बिताना। और चौथा, घ, आँखों में धूल झोंकना। तो इसका सही है
आँख मूंद कर विश्वास करना। हमारी अध्यापिका आँख मूंद कर विश्वास कर लेती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब कार्यपत्रक 3। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। नज़र चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य, इसी से उसमें वृद्धि होती है। हमारी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर अपन लिखेंगे। तो पहला आप देखें, इसका पहला उत्तर होगा मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शासकीय या आपके प्राइवेट संस्थान में काम करता है और वहाँ कंपनी यदि एक माह में वेतन देती है तो उसे एक बार वेतन मिलता है, माह में एक बार। क्यों? क्योंकि जिस तरह जो आपका माह होता है उसमें चांद एक बार माह में पूर्ण दिखाई देता है, इसलिए कहा गया है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी के चांद के रूप में बताया गया है। क्योंकि माह में एक बार वेतन और एक बार चांद, इसलिए इसकी तुलना की गई है। अगला है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो नहीं, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी या शासकीय सर्विस, उसमें माह में आपको जो वेतन मिलता है वो 30 दिन का, प्रत्येक दिन का जो वेतन है उसको जोड़ करके एक माह में एक बार मिलता है। और ये जो व्यापार होता है उसमें प्रतिदिन जो आप व्यापार करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, उससे आपको जो फ़ायदा होता है वह आमदनी प्रतिदिन होती है। तो व्यापार में प्रतिदिन होती है और जब हम कहीं सर्विस करते हैं तो उसमें माह में एक बार मिलता है। बात दोनों एक ही है, उसमें इकट्ठे पैसा मिला और उसमें प्रतिदिन पैसा मिला। तो यह वक्तव्य सही नहीं है, इससे हम सहमत नहीं हैं। तो इसमें हमने लिख दिया क्योंकि व्यापार में प्रतिदिन आमदनी होती है, जबकि सर्विस में माह में एक बार 30 दिनों का कुल वेतन मिला। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि प्रतिदिन नहीं मिलता, मिलता है लेकिन वो इकट्ठे मिलता है। अगला प्रश्न है, ओहदा, निगाह, पीर का मज़ार, आमदनी, बरकत इत्यादि, इनके आपको अर्थ लिखना है। ओहदा यानी पद कहलाता है, निगाह यानी नज़र, पीर का मज़ार यानी महत्वपूर्ण कोई स्थान, आमदनी यानी आपकी जो कहना चाहिए कोई भी काम हम करते उसका जो हमको श्रम करने पर हमको पारिश्रमिक मिलता है उसे हम आमदनी कहते हैं। कार्य करने का जो मजदूरी मिलती है उसे हम आमदनी कहते हैं। बरकत यानी उन्नति। तो इस तरह आपका कार्यपत्रक 3 हुआ। अब कार्यपत्रक 4 देखें। इसमें आपको वाक्य बनाना है। वाक्य एक ही शब्द के कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आपको आपके शिक्षक ने कई प्रकार से वाक्य बताए होंगे, कई जो भी पिछली कक्षाओं में रहे उन कक्षाओं में, उसी के अनुसार आप वाक्य बना सकते हैं। ये आपको एक उदाहरण के रूप में दिए गए। ईमानदार, ईमानदारी, हमें सदैव ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। समझदार, हमें समझदार बनना चाहिए। दयालु, संत दयालु प्रकृति के होते हैं। सहनशील, महिलाएं पुरुष की अपेक्षा अधिक सहनशील होती हैं। क्रूर, कंस क्रूर राजा था। लज्जाशील, सीता लज्जाशील नारी थी। गुस्सा, मूर्ख व्यक्तियों को जल्दी गुस्सा आता है। अब हम देखें कार्यपत्रक 5। दिए गए पाठ के एक अनुच्छेद को पढ़ करके उसमें आए पात्रों के बीच बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। 2 मित्रों के बीच बातचीत दी है। उदाहरण के रूप में अमर, अरे श्याम, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे तुम?
श्याम, मैं अपनी माता के साथ डलहौजी गया था। अमर, डलहौजी, अरे वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। श्याम, तुमने ठीक ही सुना है, वह पर्वतीय इलाका है। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और एक दोस्त मान लीजिए कहीं पिकनिक पे जाता है, तो जब वह लौटे और आप दोनों बातचीत करो तो इस प्रकार आप अपने जो बातचीत है उसे हम संवाद के रूप में कहते हैं। यहाँ पर जो संवाद है वंशीधर और पंडित अलूपदीन के बीच आए हैं, तो उनमें से जो भी आपको लिखना हो पाठ में, उसमें से एक गद्यांश लीजिए, लिख दीजिए। यहाँ पे हमने लिया है संवाद लेखन में वंशीधर, मुझे माफ़ कीजिए पंडित अलूपदीन, आप सत्यवादी व ईमानदार हैं। वंशीधर, मैं अपने आदर्शों से जकड़ा हुआ हूँ। पंडित अलूपदीन, आज से अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूँ। तो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत है उसे हम संवाद के रूप में लिखते हैं। अंतिम कार्यपत्रक है 6। अपने पिताजी और माताजी की विशेषताएं लिखिए। ये आप मन से लिख सकते हैं। आपके पिताजी के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और उसमें जो भी आपको समझ में आता है कि ये बात हमें लिखनी चाहिए, तो उसमें आपको अपने पिताजी की विशेषताओं को लिखना है। हमने कुछ प्रमुख 3-4 विशेषताएं लिख दी हैं। आप इनमें से 8-10 जितनी आपको अपने पिताजी की विशेषताएं लिखना है लिख दीजिए। पहला, कर्मशील। कर्मशील का मतलब कि आपके पिता किसी न किसी रूप में कुछ काम करते हैं और उससे जो धनराशि प्राप्त होती है उससे आपका घर चलता है। ईमानदार, आपके पिता ईमानदार हैं। कुशल किसान, यदि किसान हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और उससे आपके घर का जीवन यापन हो रहा, मतलब वह कुशल किसान है। दयालु, आपके पिताजी दयालु हैं। माँ की विशेषताएं, ऐसी माँ की विशेषताएं भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपनी अपनी माँ की विशेषताएं। जैसे कुशल गृहिणी, क्योंकि अगर वो गृहिणी हैं और घर का पूरा काम करती हैं तो उसमें झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, ये सभी चीज़ें शामिल। सहनशील, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा यदि आपके भैया या आपकी दादी या पापा गुस्सा होने लगते हैं तो माँ शांत होकर के सुनती हैं, सहनशील हैं। भावुक, थोड़ी थोड़ी बात यदि उनको कोई दुख पहुंचाती है तो वो आंसू आ जाते हैं उनके आँखों में, तो इस तरह वो भावुक भी हैं। परिवार के सभी सदस्यों की वो देख रेख भी करती हैं। आप स्कूल जाते हो तो आपका खाना बनाती हैं, समय पर आप लौट के आते हो तो आपको खाना देती हैं, आपके यूनिफॉर्म धोती हैं, आपके घर में सभी सदस्यों का खाना बनाती हैं। इस प्रकार यदि कोई अस्वस्थ है तो उनकी भी वो देख रेख करती हैं। इस प्रकार वो घर के सभी सदस्यों की देख रेख भी करती हैं। तो आप बहुत सारे बिंदु लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।